हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि ये जो आपकी सीरीज़ चल रही है, इसमें आपको बिल्कुल से फ्री में कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है। और इस कंप्लीट कोर्स में आपको बिल्कुल फैक्ट वाइज आपका पूरा कोर्स हो रहा है। ठीक है, तो सारे फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब कहा जाए तो आपको फालतू की थ्योरी ना देकर सीधे फैक्ट टू फैक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, जहाँ से आपको सीधे सीधे पता चल सके कि कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमने काफ़ी सारी क्लासेस पढ़ा दी हैं, तो नहीं पढ़ा है आपने तो आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग जब प्लेलिस्ट वाले सेशन पे जाएंगे ना, तो आप लोगों को वहाँ पर मालूम हो जाएगा कि कहाँ से आपको कौन सी प्लेलिस्ट पढ़नी है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। हमने लास्ट क्लास में आपको के लक्ष्मा गौड़ तक पढ़ा दिया था। ठीक है, आज हमें अंजलि इला मेनन से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है? अंजलि इला मेनन। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि अंजलि इला मेनन का जन्म कब होता है, तो इनका जन्म 1940 ईस्वी में होता है। ठीक है, और होता कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल के बुरनपुर में होता है। ठीक है, अंजलि इला मेनन ने कला की शिक्षा कहाँ से ली है, तो इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ली है इन्होंने आर्ट की शिक्षा। ठीक है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है, अच्छे से सुनना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंजलि इला मेनन के ऊपर जो प्रभाव दिखता है हमें, किसका किसका दिखता है, तो दो लोगों का। कौन कौन? मोदी गिलियानी, MF हुसैन और साथ में अमृता शेरगिल। तो कितने लोगों का? 3 लोगों का प्रभाव दिखता है। ठीक है, पूछा जाता है फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर अंजलि इला मेनन ने 1959 से 61 ईस्वी तक पेरिस के किस कला संस्थान में कला का अध्ययन किया था? तो कहाँ पर किया था? तो याद रखना है, ये इकोल द बेयोक्स आर्ट, इकोल द बेयोक्स आर्ट में इन्होंने किया था। ठीक है, याद रखना है, कला का अध्ययन किया था। कब? 1959 से लेकर 61 के बीच में। और पूछा जाता है अंजलि इला मेनन का मनपसंद माध्यम कौन सा था, तो ये हार्ड बोर्ड था, या फिर कह दीजिए मेसन साइट पर तेल माध्यम। क्या देगा? मेसन साइट, मेसन साइट। ठीक है, याद रखना है, या फिर हार्ड बोर्ड दे दे तो आपको लगा देना है। पूछा जाता है अंजलि इला मेनन का विवाह किससे हुआ था, तो इनका विवाह राजा मेनन से हुआ था, राजा मेनन से। और ये एक भारतीय नौसेना अधिकारी थे। ठीक है, और चित्रकला के अलावा म्यूरलिस्ट भी हैं ये अंजलि इला मेनन, ये भी याद रखना है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखनी है कि सन 2000 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मतलब जो आपका पद्म श्री है, इससे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। कब सम्मानित किया जा चुका है? सन 2000 में। किससे? पद्म श्री से। ठीक है, भारत का चौथा सम्मान है ये। आगे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार का दृश्य कलाओं के लिए अंजलि इला मेनन को राष्ट्रीय जो वहाँ का कालिदास सम्मान है, ये कब मिलता है, तो कालिदास सम्मान इनको 2018 में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जाता है इंदिरा गुप्ता के अनुसार भारत की 50 प्रसिद्ध महिलाओं की कला, मतलब जो महिला कलाकार हैं उनमें से एक का नाम भी पूछा जाता है, तो ये अंजलि इला मेनन है। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे चलते हैं। तो अंजलि इला मेनन के नवीन चित्र श्रृंखला का नाम क्या है, पूछा जाता है। उसका नाम है म्यूटेशंस, म्यूटेशंस, ये याद रखना है। ठीक है, आगे अब इनके कुछ फेमस चित्र हैं, उनको देख लेते हैं फटाफट से। पहला नंबर है चेयर, पहला चित्र है इनका चेयर, जो कि बनता है 1986 में। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा है नंदिता, चित्र का नाम है ये सब। ठीक है, नंदिता 1983 में बनता है। तीसरे पे आते हैं तो मैन विद अ रेड चेयर, ये 1987 में बनता है। ठीक है, चौथा है शक्ति, ये 1991 में बनता है फाइबर ग्लास से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाँचवें नंबर पे लिखिए ड्रीम, ड्रीम है, ये 1977 में बनता है। ठीक है, आगे छठवां चित्र लिखिए झरोखा है, ये 1985 में बनता है। फिर सातवां लिख लीजिए लास्ट मालाबार,
ये बहुत पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट भी है। मालाबार 1978 का है। ठीक है, तो ये 7 चित्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसके हैं? अंजलि इला मेनन के हैं। तो सुन लीजिए फिर से एक बार। चेयर 1986 का है, नंदिता 1983 का, मैन विद अ रेड चेयर 1987 और शक्ति 1991 का है, फाइबर ग्लास में बनता है। और ड्रीम 1970 का है, झरोखा 1985 का है और मालाबार 1978 का है। ठीक है, तो यहाँ से अंजलि इला मेनन से जितने फैक्ट बन सकते थे हमने बता दिए। आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट कौन? विकास भट्टाचार्य जी। अब इनको समझ लेते हैं। विकास भट्टाचार्य जी, ठीक है, इनका टाइम पीरियड देखा जाए तो 1940 से लेकर 2006 के बीच में देखने को मिलता है। पूछा जाता है विकास भट्टाचार्य जी का जन्म कब और कहाँ होता है? तो इनका जन्म 21 जून को होता है। कहाँ, कब? 1940 में होता है। कहाँ होता है? तो ये कोलकाता, पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, विकास भट्टाचार्य जी ने कला की शिक्षा कहाँ से ली है? तो इन्होंने इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्टमैनशिप, कहाँ? कोलकाता से इन्होंने शिक्षा ली है आर्ट की। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, ये एक समकालीन कलाकार संघ है। फिर से बोल देते हैं, क्या नाम है संघ का? सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट। ये समकालीन कलाकार संघ है। इसके सदस्य कब बने? तो इसके सदस्य बनते हैं ये 1964 ईस्वी में। ठीक है, आगे विकास भट्टाचार्य जी के चित्रों की पहली प्रदर्शनी कब और कहाँ लगती है? तो पहली प्रदर्शनी इनकी 1965 में लगती है। और कहाँ लगती है? तो ये भी कोलकाता में ही लगती है। ठीक है, आगे विकास भट्टाचार्य जी की कला को क्या कहते हैं? तो इनकी कला को क्या कहते हैं? सुपर रियलिज्म कहते हैं, या फिर कह दीजिए हाइपर रियलिज्म। ठीक है, फोटोग्राफिक यथार्थवाद को किसने स्थापित किया है? तो यही विकास भट्टाचार्य जी ने फोटोग्राफिक यथार्थवाद को स्थापित किया है। ठीक है, और भारत में यथार्थवाद के सबसे बड़े कलाकार भी विकास भट्टाचार्य जी हैं। ठीक है, अति यथार्थवादी विश्व प्रसिद्ध गुड़िया श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। गुड़िया श्रृंखला जो है इसको किसने बनाया है? विकास भट्टाचार्य जी ने। और कब बनाया है इसको? 1972 में बनाया है। कब बनाया है? 1972 में बनाया है और कैनवास पर तेल रंग से बनाया है। ठीक, याद रखना है। एक और चीज याद रखना है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा जाएगा कि फोटो यथार्थवाद में बना चित्र विकास भट्टाचार्य जी का क्या है, पूछा जाता है। तो उसका नाम है ट्यूबवेल का उद्घाटन। खूब इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है। ट्यूबवेल का उद्घाटन जो है, ये जो चित्र है फोटो यथार्थवाद में बना है और किसने बनाया है? विकास भट्टाचार्य जी ने। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है ठाकुर मथुरादास, किसने बनाया है चित्र? तो ये भी विकास भट्टाचार्य ने। और दूसरा आता है चित्र बालिका वधू, ये किसने बनाया है? ये भी विकास भट्टाचार्य जी ने। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकास भट्टाचार्य जी की पक्षाघात स्ट्रोक के कारण 2006 में मृत्यु हो जाती है। कब? 2006 में मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो यहीं कोलकाता में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जितने फैक्ट थे विकास भट्टाचार्य जी के द्वारा, ये सब हमने आपको बता दिए। छोटे छोटे कलाकार हैं, इनमें ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, केवल मेन चीज़ें पढ़नी है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। मंजीत बाबा, अब इनके बारे में क्या है, टाइम पीरियड देख लेते हैं पहले तो 41 से 2008। ठीक है, समझते हैं इसको। तो मंजीत बाबा का जन्म कब होता है? तो ये तीज के दिन पैदा होते हैं 1941 में। ठीक है, होता कहाँ है जन्म? तो ये पंजाब का एक कस्बा है, धुरी बोलते हैं। क्या नाम है? धुरी नाम है, यहाँ होता है। ठीक है, और मंजीत बाबा ने कला में डिप्लोमा कहाँ से लिया है? तो इन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से इन्होंने डिप्लोमा लिया है। और मंजीत बाबा ने 1958 से 1963, इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं, 1963, इसके बीच में कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली में किसके सानिध्य में कला का अध्ययन किया था? इंपॉर्टेंट है, किसके सानिध्य में? तो ये सोमनाथ होर और राकेश मेहरा और धनराज भगत और बीसी सान्याल। फिर से सुनिए, सोमनाथ होर, राकेश मेहरा, धनराज भगत, बीसी सान्याल। और कहाँ पर? ये नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखना है। किसके बीच? टाइम पीरियड आपको बता दिया है, 58 से 63 के बीच। आगे चलते हैं। मंजीत बाबा ने
सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का अध्ययन कहाँ पर किया है? तो इन्होंने सिल्क स्क्रीन का लंदन स्कूल ऑफ प्रिंटिंग में अध्ययन किया था। ठीक है, आगे पूछा जाएगा 1964 से 71 का टाइम आता है। 1964 से 71 का टाइम आता है और इसके बीच पूछा जाता है मंजीत बाबा ने ब्रिटेन में सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के रूप में कार्य किया है। कहाँ पर? ब्रिटेन में। ठीक है, कब से कब? 1964 से 71 के बीच में। ठीक है, आगे चलेंगे तो मंजीत बाबा स्वयं को किसका शिष्य मानते हैं? तो ये जगदीश स्वामीनाथन का खुद को शिष्य मानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे, किस कलाकार ने नौटंकी में दशरथ, सुल्ताना डाकू, अमर सिंह राठौर इसकी भूमिका निभाई है? तो यही है मंजीत बाबा, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा कलाकार बांसुरी बजाता था? तो यही मंजीत बाबा हैं, बांसुरी बजाते थे। और किस कलाकार ने शेखर कपूर की फिल्म बैंडेड क्वीन का पोस्टर बनाया है? इंपॉर्टेंट है, जो शेखर कपूर की वो थी, क्या बोलते हैं उसको, फिल्म थी बैंडेड क्वीन, इसका पोस्टर बनाने वाले भी मंजीत बाबा हैं। ठीक है, और पूछा जाता है कि मणि कौल की फिल्म है सतह से उठता आदमी, इसका सिल्क स्क्रीन में एक पोस्टर अमिताभ दास व रणवीर सिंह कालेका के साथ मिलकर किसने बनाया था? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो मंजीत बाबा ने बनाया था। ठीक है, और एनिमल बीइंग तेल चित्र है ये भी मंजीत बाबा का है। और मणिरत्न, इंपॉर्टेंट है कि मणिरत्नम की फिल्म है दिल से, क्या नाम है फिल्म का? दिल से। इसमें किस कलाकार ने आतंकियों का साथ देने वाले फोटोग्राफर की भूमिका निभाई थी? तो मंजीत बाबा ने ही निभाई थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि किस कलाकार के द्वारा डेथ ऑफ कृष्ण नामक चित्र बनाया है? किसका? डेथ ऑफ कृष्ण, तो मंजीत बाबा ने ही बनाया है। आगे, कौन सी अभिनेत्री मंजीत बाबा की आइकॉन थी? तो ये मधुबाला थी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन थी? मधुबाला। आगे अब इनके कुछ चित्र हैं, देख लेते हैं। चलिए, पहले नंबर पे चित्र है हीर, ये बनता है 1993 में, तेल माध्यम में बनता है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा जो चित्र है इनका गोवर्धन है, ये भी तेल माध्यम में बनता है और 1992 का चित्र है। तीसरे नंबर पे आफ्टर 84 है। ठीक है, चित्र का नाम क्या है? आफ्टर 84, तेल माध्यम का है, 1989 का चित्र है। फिर चौथा चित्र है रांझा, जो कि तेल माध्यम में बनता है, 1990 का है। ठीक है, 4 हो गए। पांचवा लिखिए लक्ष्मी, ये भी तेल माध्यम का है। छठवां लिखिए नरसिंह, ये भी तेल माध्यम का है। एक बार फिर से सुन लीजिए, हीर तेल माध्यम का है, सारे तेल माध्यम के हैं। ठीक है, हीर 1993 का है, गोवर्धन 1992 का है, आफ्टर 84 ये भी 1989 का है, मतलब तेल माध्यम का, और रांझा 1990 का है, लक्ष्मी, नरसिंह, ये सब आपके किसके हैं? मंजीत बाबा के चित्र हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कलाकार आते हैं कृष्ण खन्ना। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। जन्म की बात की जाए तो 1925 में होता है। कहाँ पर? पंजाब में, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है ना, उस तरफ वाले पंजाब में हुआ था। ठीक है, अब कृष्ण खन्ना ने कला की शिक्षा कहाँ से ली है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्होंने 1938 से 42 के बीच में, क्या होता है 1938 से 42 के बीच में, ये मध्य इंपीरियल सर्विसेज कॉलेज लंदन में जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है 1942 से 1944 के बीच में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, मतलब यहाँ पर लंदन में, ठीक है, और ये लाहौर में किसकी शिक्षा लेते हैं? आर्ट सब्जेक्ट की शिक्षा लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जाएगा कि वर्तमान में कृष्ण खन्ना कहाँ रहकर कार्य करते हैं? तो ये दिल्ली के, कहाँ पर? दिल्ली के गढ़ी में रहकर काम करते हैं। ठीक है, और कृष्ण खन्ना ने अपने चित्रों की सबसे पहले जो प्रदर्शनी आयोजित की है वो 1949 में की है, और यहाँ पर किसके साथ? PAG, पैग ग्रुप के साथ में। ठीक है, आगे कृष्ण खन्ना कौन है? ये आकारवादी कलाकार हैं। कौन है? आकारवादी कलाकार। और पूछा जाता है ट्रक, महाभारत, अजनबी चित्र श्रृंखला, ये सब किसकी हैं? ये सब कृष्ण खन्ना की हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे है काला ट्रक, ये चित्र है, ये किसका है काला ट्रक? तो ये कृष्ण खन्ना का है, 1974 में बनता है काला ट्रक। कौन से माध्यम में?
कैनवास पर तेल माध्यम में बनता है। और संग्रह की बात की जाए तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में इसको रखा गया है, कृष्ण खन्ना का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, पूछा जाता है कि कौन सा कलाकार वीणा वादक है, तो ये भी कृष्ण खन्ना ही है। ठीक है, और पूछा जाता है बैंड वाला, ये जो बैंड वाला है ये 2002 का चित्र है। ठीक है, और ये तेल रंग से बनता है, कैनवास माध्यम में बनाते कौन है, कृष्ण खन्ना ही बनाते हैं। और रागमाला पर आधारित चित्रों का निर्माण किसने किया है, ये भी कृष्ण खन्ना ने किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो कृष्ण खन्ना को पद्मश्री कब मिलता है, तो 1990 में इनको पद्मश्री मिलता है। और प्रसिद्ध चित्रकार कृष्ण खन्ना को भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण कब मिलता है, तो 2011 में पद्म भूषण मिलता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 1990 की किस पेंटिंग में कृष्ण खन्ना ने मध्य वर्ग की शादियों में दिखने वाला हास्यास्पद और मनोरंजक दृश्यों को अंकित किया है। तो क्या नाम है उस पेंटिंग का, उस पेंटिंग का नाम अभी हम बता चुके हैं, बैंड वाला। क्या नाम है उस पेंटिंग का, बैंड वाला नाम है। ठीक है, आगे अब इनके कुछ फेमस चित्र हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, पहला चित्र है आपका ट्रक, दूसरा चित्र है जनरल्स, क्या है, जनरल्स। ठीक है, जनरल्स हो गया। तीसरा चित्र का नाम है पॉलिटिशियंस। चौथा चित्र है जीसस एंड हिज बिट्रेयल, क्या है, लिख देते हैं, जीसस एंड हिज बिट्रे, अरे ये नहीं होगा इधर पे। ठीक है, ये बिट्रे यहाँ होगा, ये बिट्रे, इसको काट के यहाँ लिख देते हैं इसके आगे, बिट्रेयल। ठीक है, इस तरह से। और फिर 4 हो गए। 5वां चित्र है इसका बैंड वाला। 6वां है रामू का ढाबा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये कृष्ण खन्ना है, इनको कंप्लीट कर दिया हमने। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कलाकार पर। तो परमानंद चोयल आते हैं। अब कौन, परमानंद चोयल, चलो समझ लेते हैं। तो इनका 1924 से लेकर 2013 टाइम पीरियड है। ठीक है, समझते हुए चलना है। अब इनके जन्म की बात की जाए कब होता है, तो 1924 में होता है। कहाँ पर, राजस्थान के कोटा में होता है। ठीक है, जन्म होता है। आगे पीएन चोयल जो है, इनको पीएन चोयल बोलेंगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। पीएन चोयल जो है ना, इनको कला की आरंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई है, तो याद रखना है कानूराम शर्मा से। किससे, कानूराम शर्मा। ठीक है, और परमानंद चोयल ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, इन्होंने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जयपुर से, जयपुर में शैलेंद्र नाथ डे और किससे, शैलेंद्र नाथ डे और दूसरे हैं राम गोपाल विजय वर्गीय के सानिध्य में। कहाँ पर, जयपुर में। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब भैंसों के कलाकार के संबोधन से प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो यही है परमानंद चोयल। और सन 1960 ईस्वी में भैंसों के चित्रण पर किसे राज्य ललित कला अकादमी राजस्थान का पुरस्कार मिला है। कहाँ का, राजस्थान का, तो यही है परमानंद चोयल। ठीक है, आगे किस कलाकार के चित्रों पर फ्रांसीसी कलाकार वॉन गॉग का प्रभाव है, तो यही है वॉन, मतलब ये क्या नाम है इनका, पीएन चोयल। ठीक है, और पूछा जाता है किसने वॉन गॉग के चित्र धान के खेत पर कौवे इसकी तर्ज पर झोपड़ी के कौवे चित्र बनाया है। पूछा जाता है कि धान के खेत पर कौवे की तर्ज पर झोपड़ी के कौवे चित्र किसने बनाया है, तो यही पीएन चोयल ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट इनकी एक श्रृंखला है जो पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, परसेप्शन ऑफ उदयपुर। क्या नाम है श्रृंखला का, परसेप्शन ऑफ उदयपुर। ये किसने बनाई है, परमानंद चोयल ने बनाई है। ठीक है, और पूछा जाएगा कि वह कलाकार जो एक लेखक एवं नाटककार के रूप में भी फेमस है, तो ये कौन है, पीएन चोयल ही है। ठीक है, आगे 1960 ईस्वी में मतलब क्या बोलते हैं उसको, नाटक होता है 1960 में। कब होता है, 1960 में एक नाटक होता है जिसका नाम रखा जाता है चलते फिरते भूत। क्या है, चलते फिरते भूत। तो इसको किसने लिखा है, तो ये परमानंद चोयल ने ही लिखा है। और वॉन गॉग पर आधारित एक नाटक है वॉन गॉग, उसका नाम ही वॉन गॉग है नाटक का। ठीक है,
याद रखना है। तो ये शीर्षक किसने लिखा है, इस शीर्षक से किसने लिखा है, परमानंद चोयल ने, ठीक है। और पीएन चोयल की मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 2013 के 12-13 के लगभग होती है उदयपुर में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट कलाकार आते हैं कृष्ण रेड्डी, ठीक है। ये छोटे छोटे कलाकार हैं, उनको जल्दी जल्दी फटाफट से निपटा देते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं पढ़ना है इनके बारे में, जितने फैक्ट बताएं इतना सफिशियंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब चलते हैं कृष्ण रेड्डी पर, तो इनको देख लेते हैं फटाफट से। चलिए, इनका टाइम पीरियड देख लीजिए पहले। 1925 से 18 का बीच में मिलता है, ठीक है। कृष्ण रेड्डी का जन्म कब होता है, 1925 में होता है। कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर के निकट नंदनूर नामक एक छोटे से गांव में होता है, ठीक है। और कृष्ण रेड्डी ने 1941 से 46 के बीच में एक मतलब कला का अध्ययन किया है। कहाँ पर किया है, तो ये कला भवन शांति निकेतन में नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी के सानिध्य में किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाएगा आपसे कि 1949 ईस्वी में लंदन जाने के बाद कृष्ण रेड्डी ने लंदन के स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स विश्वविद्यालय में किसके साथ मूर्ति कला का अध्ययन किया था। तो किसके साथ किया था, ये हेनरी मूर के साथ किया था, ठीक है। 1950 ईस्वी में पेरिस जाने के बाद वहाँ कृष्ण रेड्डी की भेंट किससे होती है, तो यहाँ पर इनको कॉन्स्टेंटिन ब्रैंकुसी मिलते हैं। कौन मिलते हैं, ब्रैंकुसी मिलते हैं, याद रखना है, ठीक है। और पेरिस निवास के दौरान कृष्ण रेड्डी ने किन कलाकारों के निर्देशन में मूर्ति कला और उत्कीर्णन कला की शिक्षा प्राप्त की है। तो सबसे पहली बात कि मूर्ति कला की शिक्षा किससे प्राप्त की है, तो ओसिप जॉर्डकिन से। अरे, मूर्ति कला की शिक्षा किससे प्राप्त की है, तो ये जॉर्डकिन से की है, ठीक है। आगे, और उत्कीर्णन कला की किससे प्राप्त की है, तो ये स्टैनली विलियम हैटर से प्राप्त की है। किससे, हैटर से। किसकी, उत्कीर्णन कला की, और मूर्ति कला की जॉर्डकिन से, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। कृष्ण रेड्डी ने छापा चित्रण का प्रशिक्षण कहाँ से लिया है, तो इन्होंने एटेलियर 17 से इन्होंने किसका प्रशिक्षण लिया है, चित्रकला का प्रशिक्षण लिया है, ठीक है। पूछा जाएगा कृष्ण रेड्डी किस रूप में प्रसिद्ध थे, तो ये छापाकार थे, मतलब प्रिंट मेकर थे, ठीक है। और आधुनिक भारतीय चित्रकला के इतिहास में छापा चित्रकला के सर्वप्रथम कलाकार भी कृष्ण रेड्डी को ही माना जाता है, ठीक है। आगे, 1957 ईस्वी के लगभग किसने इंटेग्लियो प्रिंटिंग की विस्कोसिटी पद्धति को विकसित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब की बात हो रही है, 1957 की बात हो रही है। और क्या हो रहा है कि 1957 ईस्वी के लगभग किसने इंटेग्लियो प्रिंटिंग की विस्कोसिटी पद्धति को विकसित किया है, तो किसने किया है, कृष्ण रेड्डी ने, ठीक है। और इंटेग्लियो प्रिंट मेकर का मास्टर किसको कहते हैं, ये भी कृष्ण रेड्डी को, ठीक है। आगे, 1965 ईस्वी के बाद हैटर के एटेलियर 17 के सहयोगी निदेशक नियुक्त कौन हुए हैं, तो ये भी कृष्ण रेड्डी हुए हैं, ठीक है। फिर पूछा जाएगा आपसे कि एटेलियर 17 स्टूडियो की स्थापना कब होती है, तो ये 1927 में होती है। और 1927 में होती है, कहाँ होती है, पेरिस में होती है। कहाँ होती है, पेरिस में होती है। और इसकी स्थापना करने वाले कौन हैं, तो ये हैटर हैं, विलियम हैटर, ठीक है, पीछे बता चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा जाएगा जॉन मीरो, देखिए ये जो एटेलियर 17 है ना, यहाँ पर मतलब कलाओं के लिए एक बैठक होती है जिसमें काफ़ी सारे कलाकार आते हैं। जॉन मीरो, पाब्लो पिकासो और अल्बर्टो, या मतलब काफ़ी सारे कलाकार आते हैं। ये चीज़ दिमाग में रखना है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की बैठक भी हो चुकी है, ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। आगे चलेंगे तो प्रसिद्ध प्रिंट मेकर कृष्ण रेड्डी के प्रिंट कैसे हैं, तो ये अमूर्त हैं। कैसे हैं, ये अमूर्त हैं, याद रखना है। और कृष्ण रेड्डी छापाकार के अलावा और किस रूप में फेमस हैं, तो ये मूर्तिकार के रूप में फेमस हैं, ठीक है। और रेड्डी को कला में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म श्री कब मिलता है, तो इनको 1972 में पद्म श्री मिलता है, ठीक है। और कृष्ण रेड्डी संयुक्त राज्य अमेरिका के किन विश्वविद्यालयों में अतिथि प्रोफेसर और व्याख्याता रहे हैं। कहाँ पर, अमेरिका की बात हो रही है, तो याद रखना है मैरीलैंड इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ आर्ट, रस्किन स्कूल ऑफ
मतलब ये वहीं के हैं दोनों, याद रखना है। पहला है मैरीलैंड इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ आर्ट और दूसरा है रस्किन स्कूल ऑफ ड्राइंग एंड फाइन आर्ट व टेक्सटार्ट विश्वविद्यालय में, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है एक श्रृंखला का नाम है मसखरे, जो पूछी जाती है। क्या नाम है? मसखरे। ये एक श्रृंखला है, ये किसकी है? ये कृष्ण रेड्डी की है, ठीक है। ऐसे ही क्लाउड फॉर्मिंग है, ये छापा चित्र है, ये किसका है? ये भी कृष्ण रेड्डी का है। आगे चलते हैं, एक और छापा चित्र है जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेशन, ये भी कृष्ण रेड्डी का है, ठीक है। आगे एक इनग्रेविंग चित्र है जिसका नाम है बटरफ्लाई फॉर्मिंग, 1958 का है। ये किसका है? कृष्ण रेड्डी का है, ठीक है। और छापा चित्रों के लिए कृष्ण रेड्डी ने किसका प्रयोग किया है? तो इन्होंने धातु की प्लेट का प्रयोग किया है, धातु प्लेट का, ठीक है। और किस छापाकार की गणना विश्व के 33 प्रमुख प्रिंट मेकर मतलब छापा चित्रकारों में की जाती है? तो ये हैं कृष्ण रेड्डी, ठीक है। कृष्ण रेड्डी का निधन जो है ना, ये लगभग 93 साल के थे तब इनका निधन 2018 में होता है, ठीक है। और कहाँ होता है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में, ठीक है। और कृष्ण रेड्डी के प्रतिभावान शिष्य पूछे जाते हैं, कौन है? तो इनका नाम है इलेन ग्रेवर। क्या नाम है? लिख देते हैं, इनका नाम है इलेन ग्रेवर, इनके पसंदीदा शिष्य थे, ठीक है। आगे इलेन ग्रेवर जो है इसका जन्म 1938 में होता है, ठीक है। और ये कौन है? ये अमेरिकी चित्रकार और प्रिंट मेकर है, ठीक है। और कृष्ण रेड्डी की कलाकार पत्नी का नाम पूछा जाता है जिसका नाम है जूडी, जाने कैसा नाम है इसका, लिख देते हैं जूडी ब्लम रेड्डी, ठीक है। ये इनकी पत्नी का नाम है, ठीक है। और कृष्ण रेड्डी की बेटी का नाम पूछ लिया जाता है तो इनकी बेटी का नाम अपर्णा है, ठीक है। आगे कृष्ण रेड्डी पर एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया गया था जिसका नाम है रिचर्ड बार्थोलोम्यू। क्या नाम है? रिचर्ड बार्थोलोम्यू, ठीक है। और रिचर्ड बार्थोलोम्यू होते मतलब कौन है? तो ये भारतीय कला आलोचक है, फोटोग्राफर है और चित्रकार है, कवि और लेखक है। तो ये रिचर्ड हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट कलाकार आते हैं यहाँ से लक्ष्मण पै। लक्ष्मण पै के बारे में देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है और सिलेक्शन हाथ में लेना है, ठीक है। चलिए, स्मार्ट स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, ठीक है। चलिए, 1926 से 2021 के बीच का टाइम है इनका। और लक्ष्मण पै की बात की जाए कब होता है जन्म, तो 1926 में होता है। कहाँ होता है? तो गोवा में होता है, ठीक है। गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट के पूर्व में प्रिंसिपल भी ये रह चुके हैं, याद रखना है, ठीक है। और 1943 से 47 के बीच में, याद रखना है क्या, 1943 से 47 ईस्वी के बीच में लक्ष्मण पै ने कला की शिक्षा ली थी। और कहाँ से ली थी? जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज, कहाँ से? मुंबई से, ठीक है। फिर क्या होता है? 1947 में ये मेयो पदक से सम्मानित किए जाते हैं। कौन? लक्ष्मण पै, ठीक है। आगे पूछा जाता है किस कलाकार की पेंटिंग श्रृंखला म्यूजिकल वुड्स है? क्या है? पूछा जाता है मतलब एक श्रृंखला इन्होंने बनाई है म्यूजिकल मूड्स, ये 1965 ईस्वी की है और ये भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित है, ठीक है। याद रखना है कब की है? 1965 की है, ठीक है। आगे कौन सा कलाकार सितार और बांसुरी भी बजाता था? तो ये लक्ष्मण पै है, ठीक है। और लक्ष्मण पै को भारत सरकार का पद्मश्री मिलता है 1985 में। कब मिलता है? 1985 में। और लक्ष्मण पै को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जाता है। और कब ये किया जाता है? 2018 में, ठीक है। पूछा जाएगा लोक मुहावरों का प्रयोग अपने चित्रों पर किसने किया है? तो इन्हीं ने किया है, लक्ष्मण पै ने, ठीक है। आगे लक्ष्मण पै कौन है? तो ये एक नवतांत्रिक कलाकार है। कैसे हैं ये? नवतांत्रिक कलाकार हैं। और इनका निधन कब होता है? तो इनका निधन 2021 में होता है, ठीक है। चलिए फिर आज केवल यहीं तक रखते हैं, फिर क्लास जो आगे होगी नेक्स्ट क्लास में हम GR संतोष से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, यहाँ से GR संतोष के बारे में पढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे अच्छे से GR संतोष को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कुछ ही क्लासें हैं अभी,
आपके जो कलाकार बचे हैं बस थोड़े से और बचे हैं, 2 से 3 क्लासों में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपके वो क्या बोलते हैं यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला चलेगी, तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला को अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, यहाँ से जो आपके कलाकार हैं ना वो निपट जाएंगे। फिर यूरोपीय के जो कलाकार वगैरह होंगे उनको देख लेंगे, और मिस्र मेसोपोटामिया की कला ये सब स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहीं पर अभी कलाकारों में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं दे रहे कि आप लोग बोर ना हो जाएं। ठीक है, लेकिन कल जो क्लास होगी वो अच्छी होगी, नेक्स्ट क्लास बिल्कुल एकदम जानदार होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके अच्छे अच्छे कलाकार आएंगे, जैसे GR संतोष हो गए, भूपेन खक्कर हो गए, ज्योति भट्ट, विवान सुंदरम। खैर ये 2-3 कलाकार अभी और भी छोटे छोटे से हैं, इनको देख लेंगे।